गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो ये जान लो आप लोग कि आपका सिलेबस क्या क्या है। आपकी केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मैं केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, जैसे क्लास 11th में डिवाइड करता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो आप लोग? अकार्बनिक। और ऑर्गेनिक को कार्बनिक, और इसको क्या बोल सकते हो? भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? आपके बी ब्लॉक, जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। अब बी ब्लॉक में भी आपके कोर्स, आपके जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसमें दो चैप्टर कर दिया। तो हम एक में ही क्या करेंगे, इसको समेटेंगे। तो बी ब्लॉक जो चल रहा है, बी ब्लॉक उनमें से पहला चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी आपका एक चैप्टर है। इसके बाद जो है हम इसी को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी एक अच्छा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। प्यूरिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, इसका तरीका जो है। इसमें वात्या घटी, पता नहीं कितने प्रकार की भट्टियां होती थी, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम का बहुत फेमस सवाल था। हर बोर्ड एग्जाम में जो है हर साल ये इनमें से जरूर पूछा जाता था किसी भट्टी के बारे में। लेकिन इस बार जो है ये प्यूरिफिकेशन और ऑफ द एलिमेंट, इसको क्या कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हम साबुन वगैरह जो है उसका फार्मूला, इसका काम कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छा अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे टोटल, कितने पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें देखिए क्या होता है, ये जस्ट लाइक जो है मैथ, क्या है ये, मैथ की तरह है। जब तक आप पढ़ोगे तब तक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन भूल जाएगा। जैसे मैथ लगाते हो तो बार बार और कुछ सवाल लगाने का मन करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैथ की एक्सरसाइज करते हो उतना ज़्यादा मैथ आपको उसका सवाल लगाना आसान हो जाता है। ऐसे ही इसको भी जितना ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करोगे, कापी लोगे पेन से, उसको बार बार इस रिएक्शन वगैरह इसमें होंगी, इनको बार बार लिखोगे तो ये बहुत आसान, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है रिएक्शन आपके 70 नंबर में से 40 नंबर के करीब जो है रिएक्शंस आती हैं, जो 2 नंबर 1 नंबर करके आती हैं। 1 लाइन से 2 लाइन की होती हैं रिएक्शंस। रटना नहीं है हमें, वहाँ सीखना है, हम बकायदा इसको सिखाएंगे। इनमें पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड और हाइलोएरिन्स, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा तो जान ही लिया है। एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी हमने पढ़ा, उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो वहाँ पर ये लोग आते थे। एल्डिहाइड, उसके बाद तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अलग अलग हैं, हम इनको अलग अलग पढ़ाएंगे। लेकिन आपके जो यूपी बोर्ड है उसमें एक जो है चैप्टर में इन तीनों को रखा गया है। नाइट्रोजनस कंपाउंड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जैसे यूरिया, और यूरिया के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बेटा आपने 11th में बायो में पढ़ा था और अच्छे से मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़ोगे, इसकी केमिकल एनालिसिस करोगे। यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसको और अच्छे से मैं इसको बना के बांड दिखा के कैसे इसकी रिएक्शन होती है, कैसे इसको पहचानोगे, सारी चीज़ें, इनके जो टेस्ट होते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पे। वही सारी चीज़ें वहाँ, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर भी होगा, प्रोटीन यहाँ पर भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, सारे बॉन्डों को दिखाया जाएगा। उसके बाद होता है एक अच्छा सा चैप्टर था पॉलीमर, लेकिन इस पॉलीमर को इस बार जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, 30% जो कम किया गया उनमें पॉलीमर अब इस बार नहीं आएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जनरल केमिस्ट्री है। इसमें दवाओं वगैरह के बारे में या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो केमिकल होते हैं जो हमारे दिनचर्या में काम आते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो दवाओं में और तरह तरह के से ये काम आते हैं, उनको हम पढ़ते थे, लेकिन इसको भी इस बार नहीं पढ़ना है।
ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए बेटा, अगला आपका है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे गुणा भाग वाला सारी चीजें आएंगी। यहाँ आपको फार्मूले याद किए जाएंगे, थ्योरी भी लिखाई जाएगी और फार्मूले रटाए जाएंगे और फार्मूले को डिराइव किया जाएगा और सवाल लाएंगे, उस सवाल को लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इसे भी पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट इसमें से है, ठीक है। ठोस अवस्था जिसे आप हिंदी में कहते हो, सोल्यूशन जिसे आप हिंदी में विलयन कहते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ये भी इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, रसायन बल गति, ऐसे कुछ नाम है। तो ये सारे चैप्टर आपने देख लिया कि सिर्फ ये 3 चैप्टर ही हटाए गए हैं जो बेकार है। ये मुश्किल से 10 दिन लगते हैं इनको पढ़ाने में। 10 दिन में 10 दिन के सिलेबस है। कौन सा 30% लेस कर दिया गया, कोई 30% वगैरह नहीं लेस किया गया। तो बहुत ही अटेंशन हो जाइए पढ़ने के लिए। सिलेबस वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बनाया गया। सिलेबस अगर कम कर दिया जाए ना तो आगे आने वाले जो सत्र में आगे आने वाले जो सीजन है वहाँ पर दिक्कतें होने लगेंगी। इसलिए आपको देखिए क्या दे दिया गया, कितने आसानी से आपको फुसला दिया गया। ये 3 चैप्टर जो हैं, जो आसान थे, जो 10 दिन में ख़त्म हो सकते थे अच्छे से, इनको हटाया गया और कहा गया कि 30% आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया। कुछ इन चैप्टर में भी कुछ कम किया गया, इनमें भी कुछ कम किया गया, इनमें भी कुछ कम किया गया, लेकिन नाम मात्र की एक आध हेडिंग कम की गई, ठीक है। तो आप जो है इसको क्या कर लें, नोट कर लें। अगर आपको नोट करना है कि आपका सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना क्या है, तो बहुत मेहनत करिए। बहुत बड़ा सिलेबस आपका है। अगर आप हिम्मत बना लें तो बहुत बड़ा नहीं है, अगर नहीं तो इन नाम देख के अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है आगे। तो बच्चों, कल हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था, आगे हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। कल हमने जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी, 15 नाइट्रोजन फैमिली में लोग पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली का हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद ऐसे ही रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने 5 प्रॉपर्टी लगभग पढ़ ली थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अगली जो हेडिंग है, 30 जो प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो इसको लिखेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति, स्वभाव, कि ये एसिडिक हैं या किस प्रकार के ये ऑक्साइड बनाते हैं और कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं और इनकी प्रकृति क्या है, ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली के कुछ ऑक्साइड को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति। पहले तो ये चीज आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट या तत्व जिसे कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीजन से कंबाइन करके, ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यानी नाइट्रोजन फैमिली का कोई मेंबर जब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली का कोई मेंबर, कौन नाइट्रोजन फैमिली है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें से कोई जब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कंबाइन करके या जुड़ करके अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, जैसे N2O, क्या है N2O, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O3 ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O4 ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है,
N2O5, ये भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसी तरीके से आप किसी और को भी लिख सकते हो, जैसे P2O3 या P2O5। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्या लिख सकते हो, इस फैमिली के किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड आप लिख सकते हो। ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड यहाँ पर बनते चले गए हैं। सभी में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब बात होती है कि कौन से ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ज्यादा होते हैं, कौन से ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि हमने आपको जो पीरियोडिक टेबल पर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो मेटल होती है, जो ये इस ब्लॉक की होती है और बीच में डी ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक, मेटल जो है वो इस ब्लॉक में सबसे अच्छी मेटल होती है और डी ब्लॉक वाले भी मेटल होते हैं, लेकिन इस ब्लॉक वाले सबसे अच्छी मेटल होती हैं। मेटल क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। मेटल क्षारीय होते हैं, धातु क्षारीय होते हैं, तो सबसे ज्यादा क्षारीय ये, फिर डी ब्लॉक वाले। अच्छा, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक था जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु, ये हमने पढ़ रखे थे। और हमने बताया था कि जैसे जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, यानी मेटल का स्वभाव बढ़ता है, अच्छी मेटल हमें मिलती है। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो मेटल का स्वभाव क्या होता है, अच्छा होता है। एक चीज आपने और पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। वहीं नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, अगर वो आप जानते हो मेटल और नॉन मेटल कैसे हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के दुश्मन है। जो ये रहेगा उसका उल्टा ये रहेगा। अगर इनके ऑक्साइड जो है वो क्षारीय हैं तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे। अगर इनके ऑक्साइड एसिडिक हैं तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, अगर इनके ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। आया समझ में? तो ये मेटल के ऑक्साइड लिखे हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या है बेटा, नॉन मेटल, इसे दिखाया, भूल गए क्या? तो मेटल और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, इनके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो एक चीज आप लिख सकते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। ऊपर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बताइए, इसलिए इनके ऑक्साइडों का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपको मेटल मिल रहे हैं और मेटल क्षारीय होते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। इसलिए इनके ऑक्साइडों का एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, घटता है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दूं, N2O3, P2O3, AS2O3 और Sb2O3, ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, फास्फोरस के ऑक्साइड है, आर्सेनिक के ऑक्साइड है और एंटीमनी के ऑक्साइड है। अब नीचे जगह नहीं होती, ये भी लिख देता। अब पूछ रहे हैं, बताइए इनमें कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। तो ऊपर से नीचे आते हो तो बताइए क्या होगा भाई, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, तो बताइए बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, और बेसिक नेचर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर देखिए मैं ऐसे एरो बना दिया हूँ नीचे की डायरेक्शन में, ये क्या होगा बेटा, एसिडिक
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा बेटा, घटेगा, डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, नीचे वाला। नोट कर लो। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए, नोट करके लिखा है, जैसे हमने नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड दिखाए हैं, तो उनमें से जो N2O है, इसका नाम है, केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है भाई, N2O, ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। इस N2O नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। मतलब मैं इस रूम में हूँ, आप भी इस रूम में हो, लाफिंग गैस को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो हम लोग बिला वजह हंसने लगेंगे, ठीक है। आप मुझे पागल बोलोगे, मैं आपको पागल बोलूंगा। तो इस N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, मतलब हास्य गैस। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना भी कहते हैं। और एक बात और कि यह जो है, इसे होना चाहिए था कैसा बेटा, एसिडिक, लेकिन ये एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, न्यूट्रल। आए समझ में, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, ये जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गई। एक पॉइंट और है, इसको हम पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा छोटी हेडिंग डाल दो, क्या कि सम एनामाइलस बिहेवियर, एनामाइलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सम एनामाइलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर करता है, कुछ गड़बड़ बिहेवियर इसका रहता है, वो हम देख लेते हैं क्यों होता है। ये नाइट्रोजन जैसे ये है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। जो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, जो नाइट्रोजन के गुण होंगे वही इनके भी गुण होंगे, वही इनके भी गुण होंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती हैं जो ये लोग नहीं शो कर पाते, जो ये लोग नहीं दर्शा पाते। वो क्यों होती है, वो कुछ खास प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, वो इसके कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये इनके जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को तो शो करता है, कुछ अलग व्यवहार भी करता है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, इसका क्या एनामाइलस बिहेवियर है। एनामाइलस बिहेवियर का देखिए आपने हिंदी लिखा है, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। मतलब जब साथ साथ रह रहे हो, जब संग रह रहे हो, तो उसके उन्हीं अपने परिवार के सदस्यों की जैसे ही प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए। आप क्यों दूसरे की तरह कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, तो इसका रीजन क्या है। नाइट्रोजन अत्यंत छोटे आकार, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा वैलेंस सेल में डी सब सेल की क्या होती है, अनुपस्थिति के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। बात समझिएगा, नाइट्रोजन अत्यंत छोटे। अब आप जानिए कि इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में कौन छोटा है कौन बड़ा, आप बताइए। ऊपर से नीचे आओगे, सेलों की संख्या यानी कोषों की संख्या क्या होगा भाई, बढ़ेगा। कोषों की संख्या बढ़ेगा तो जो एटम है, जो परमाणु है, उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो इनमें जो सबसे छोटा है वो नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन क्या है भाई, अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, अत्यंत छोटे आकार और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, सबसे ज्यादा। पहली बात तो अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि सबसे छोटा है और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और दूसरी बात, इनका जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है, उसकी वजह से भी और ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होते हैं। खैर वो उतना मैटर नहीं करता, वो तो सब में आएगा, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आपको बताया था, आपको रटवाया था
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये एक टेंडेंसी है, एक स्वभाव है किसी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। हमने आपको लिखाया था कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन 4 लोगों की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सबकी मैं लिखवा दिया था, लेकिन आपको अलग से लिखाया था कि फोन कॉल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। तो आप बताइए कि 118 एलिमेंट है, उस 118 एलिमेंट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरे नंबर पे है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा छोटा, उसके बाद हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है, उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तथा वैलेंस शेल में डी सब शेल की अनुपस्थिति। अब ये क्या बात हुई भाई, वैलेंस शेल में डी सब शेल की अनुपस्थिति? तो हमने आपको लिखाया नहीं कि सेकंड पीरियड को अगर आप छोड़ दें, किसको छोड़ दें, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में बेटा क्या होता है, डी सब शेल नहीं होते। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में डी सब शेल नहीं होते। जैसे मैं आपको के, सबसे पहली शेल क्या होती है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। इसको आप 1 भी लिखते हो क्योंकि ये सबसे पहली सेल होती है, इसको 2 भी लिखते हो क्योंकि ये दूसरी सेल होती है, इसको 3 लिखते हो, इसके 4 ओ पी ऐसे चली जाती है। कितनी सेल, 7 सेल। अच्छा, अब मैं जो है इसमें सब सेल बताता हूँ कितनी सब सेल होती हैं। तो जिस नंबर की सेल होती है उसमें उतने ही सब सेल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सब सेल एस होगा और यहाँ पर 2s और क्या होगा 2p, और यहाँ पर 3s 3p और 3d। आप बताइए ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है। तो पहले पीरियड और दूसरे पीरियड में क्या डी सब सेल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अब इसके नीचे जितना भी जाओगे सब में डी आएगा, तो इनमें ना तो इनमें डी सब सेल नहीं होते, इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से, और जिसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है वो अपने ऑक्टेट को, वो अपने अष्टक को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। अगर अपनी भाषा में बोलें मतलब ये जितना बनाते हैं जनरली सामान्यतः उससे 1-2 ज्यादा बना सकते हैं अगर इनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन के पास नहीं होता, इसलिए ये क्या, इसलिए ये ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो आप ये लिख सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा वैलेंस शेल में डी सब शेल की अनुपस्थिति के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। डी सब शेल की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार यानी फैलाव का प्रसार एक्सपेंड नहीं कर सकता है। अब जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाऊं कि जैसे आपने पढ़ा होगा PCl3, फास्फोरस का एक क्लोराइड है PCl3। फास्फोरस 3 क्लोरीन को अपने साथ जोड़े हुए है। फास्फोरस के पास इम्पटी डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन दूसरे पीरियड में, ये तीसरे पीरियड में। सिर्फ पहले और दूसरे पीरियड में इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसके बाद तीसरे से लेकर 7वें तक इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। तो फास्फोरस के पास देखिए 3 बॉन्ड तो एकदम आराम से बनाएगा, सारे लोग बनाएंगे, इस फैमिली में जितने हैं वो 3 बॉन्ड बनाएंगे। इनका कैरेक्टर है कि इनके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 3 बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। लेकिन अब इनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है। अब ये क्या कर सकता है भाई, अब ये इम्पटी डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेगा और 1-2 बॉन्ड और बना लेंगे। जैसे PCl5 भी आपने पढ़ा होगा, आपने NH3 पढ़ा है लेकिन आपने NH5 नहीं पढ़ा होगा कहीं पर, यही रीजन है। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं है। नोट कर लो जल्दी से।
देखिए बेटा, हमने पूरी जो है जनरल प्रॉपर्टीज जो थी उस ग्रुप की नाइट्रोजन फैमिली की, उसको हमने पढ़ लिया। अब इनमें जो है इस ग्रुप में जो दो एलिमेंट हैं, सबसे ऊपर वाले एक नाइट्रोजन खुद और एक उसके नीचे वाला फास्फोरस, इन दो एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इन दो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जब इन दोनों एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को पढ़ लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इसके आगे वाला ग्रुप आ जाएगा। आया समझ में? तो नाइट्रोजन के बारे में पहले दो पॉइंट मैंने लिखा है कि एयर में ये कितना पाया जाता है भाई, 78% पाया जाता है। कितना? 78% एयर में ये पाया जाता है। ये डाई एटॉमिक रूप में पाया जाता है। किस रूप में? एटम का मतलब होता है एक, अकेला। जैसे ये नाइट्रोजन एटम है, तो एयर में इस रूप में नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा 78%। दो नाइट्रोजन एटम जो है वो मिलते हैं आपस में और अपने बीच बॉन्ड बनाते हैं और इस रूप में रहते हैं N2 के फॉर्म में। यानी दो डाई एटम है, दो एटम है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में द्विपारमाणविक रूप में रहता है। ठीक है, तो एयर में N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन रहता है। अच्छा, नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाए? अगर जरूरत पड़ जाए तो नाइट्रोजन को कैसे बनाया जा सकता है? तो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इसको लैब में बना सकते हो। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्रेट तथा अमोनियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करके गर्म करके बनाया जा सकता है। क्या? आपने दो चीज लिया, एक लिया क्या? सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन और दूसरा अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को आपस में मिक्स कर दिया और बर्नर पे रख के गर्म कर दिया। जब गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्रेट तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर क्या क्या दिया भाई, अगर इसकी रिएक्शन लिखने जाए तो क्या होगा? सोडियम नाइट, यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रेट नहीं रहेगा, बताओ नाइट्राइट लिखना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लगा। क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। और उसके बाद आपने और क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र अगर आप लिखें तो अमोनियम आयन बना दें NH4 और यहाँ पर Cl लगा दें, अमोनियम क्लोराइड। इनको जब गर्माएंगे, गर्म करेंगे या ऐसे साइन लगा दे गर्म का, तब भी काम चल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? नाइट्रोजन मिल जाएगा। आप जानते हो कि ये जो सोडियम है, सोडियम नाइट्राइट है, ये क्या होगा? बेसिक होगा। अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट होता है बेटा। जब किसी बेस को साल्ट से अभिक्रिया कराते हो तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, साथ ही साथ और क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। और क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए। देखिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन मिल गए, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बना दिया। अब देखिए यहाँ पर एक सोडियम, इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर अभिकारक की तरफ क्या है? सिर्फ एक सोडियम, जो एक सोडियम यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अच्छा, एक क्लोरीन भी लिखा है, एक NaCl मतलब बनेगा। सोडियम और क्लोरीन देखिए बैलेंस है। अब बचा हुआ है क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए कहाँ है? इनमें तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर, दो ऑक्सीजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ, तो दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। H2O का अगर आप फार्मूला लिखो तो ये है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर आपके पास 4 हाइड्रोजन है और क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसे 2 मॉलिक्यूल क्या बना सकते हो? वाटर बना सकते हो। तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा।
ये देखिए अक्रिया, नोट कर लो। ये क्या है? सोडियम नाइट्राइड। नाइट्राइड और ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन H2O और क्या है? नमक। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन जो बना है इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन अगर आप बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये रंगहीन, गंधहीन, ना तो ये इसका कोई कलर होगा, ना तो ये इसकी कोई महक होगी। गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, इसका कोई स्वाद भी नहीं होगा। गैस होती है। नाइट्रोजन अगर कोई पूछे क्या है तो ये गैस के रूप में होती है। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, ये जो है N2, अगर आप इसको लिखो, ये देखिए इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 हाई बॉन्ड एनर्जी। अगर एक बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, दो बॉन्ड है तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तीन बॉन्ड है, इनको अलग करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या कहें कि इनको अलग करना मुश्किल है। तो हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण ये रूम टेम्परेचर पर RT लिख दिया हूं, कमरे का तापमान जिसे आप कहते हो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है भाई? निष्क्रिय होता है या कहें अक्रिय होता है, किसी से अक्रिया नहीं करता। रूम टेम्परेचर पर अक्रिय होता है। अक्रिय का मतलब ये किसी से अक्रिया नहीं करेगा। अगर अक्रिया कराना है तो इसको लो और गरमाओ, तब जाके ये टूटेगा। ये नोट कर लीजिए। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के उपयोग, कहाँ कहाँ नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है, नोट कर लो। देखिए नाइट्रोजन के उपयोग, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? तो बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा हम लिखाएंगे, 2 पॉइंट लिखा देते हैं। नाइट्रोजन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा, इसका उपयोग क्रायो सर्जरी में होता है। एक स्पेशल टाइप की सर्जरी होती है। सर्जरी मतलब जानते हो, ऑपरेशन करना। तो एक क्रायो का मतलब होता है अत्यधिक ठंडा। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो है गैस है, जब आप इसको लिक्विड में बदलते हो तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कितना हो जाता है? माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी अगर आपको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपको टेम्परेचर कहां तक लाना पड़ेगा? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बाप रे बाप, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। 0 क्या, अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है
तब भी बहुत बुरी हालत होती है। अगर इतना टेम्परेचर हो तो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जब कभी आप हॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे, हॉलीवुड मूवी, तो गर्मी में जब हम लोग देखते हैं या जब भी देखते हैं तो हमेशा जब वो एक्टर एक्ट्रेस जो है जब बात करते हैं तो उसके मुंह से भाप निकलती है, ऐसा लगता है कहाँ पर, किस जंगल में, कितनी ठंडी में है। तो ये रूम में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ जब करते हैं तो रूम जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वो जब नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जब छिड़कते हैं तो वो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे जब जाता है तो पूरा जो रूम है क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो इसको, इसी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग क्या, डॉक्टर लोग जो है वो क्या करते हैं, क्रायो सर्जरी। क्रायो का मतलब होता है अत्यधिक ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा, यानी इस टाइप का ठंडा, बहुत ज्यादा, क्रायो सर्जरी में होता है। और दूसरा, विद्युत लैंपों में आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं N2 के बाद। ये देखिए नाइट्रोजन के बीच में कितना, 3 बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल से टूटेंगे। रूम टेम्परेचर में तो ये किसी से रिएक्शन करेंगे ही नहीं। अगर रिएक्शन नहीं करते तो इसका हम लोग यूज करते हैं विद्युत लैंप में, इसको डाल देते हैं और विद्युत लैंप में डालते हैं ताकि विद्युत लैंप के अंदर रिएक्शन जो वातावरण है वो क्या, अक्रिय रहे, किसी हिसाब से रिएक्शन वहाँ पे अंदर ना चले किसी प्रकार की, ताकि जो लैंप है वो बर्बाद ना हो। विद्युत लैंप में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगली जो हेडिंग होगी वो कल पढ़ाएंगे आपको। अगली जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, ये कल पढ़ाएंगे आपको। आप लोग मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और उसको जैसे हमने कल पढ़ाया था जो, उसको आज फिर से रिवाइज कर लीजिए। फिर इसको जब तक ये चैप्टर खत्म हो जाए तब तक आप कम से कम 10-12 पढ़ चुके हो, ताकि उसको एक, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो 1 आध महीना उसको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और आप देख रहे हैं कि कितना लंबा हमारा सिलेबस है, तो बीच में हमें रिवाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हम अगर कोर्स खत्म कर ले जाए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे हमने देखा यहाँ पे इस जेआर में, अपने इस जेआर में देखा कि क्या होता है भाई, 1-2 चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं पूरे अच्छे अच्छे स्कूलों में। अच्छे अच्छे टीचरों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के फेमस टीचर हैं, 2-2 चैप्टर बायो, 2-2 चैप्टर केमिस्ट्री, वही झिलाते रहते हैं साल में। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोग बनते हो जाके। तो हमारा जो मेन मोटो होता है कि आपका सिलेबस खत्म कराए, आपको समझाते हुए आपका सिलेबस, लेकिन आप जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तो आपको देखकर मैं खुद अपने आप क्या करूँगा, आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।